डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। हम अब अपनी जो सीरीज चालू करेंगे क्लासेस की, वो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर है। इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, ये जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों एक स्पेशल है, क्यों इसको एक ब्रांच की तरह डील किया जाता है, कार्बन की ऐसी क्या खासियत है या क्या उसकी करेक्टरिस्टिक है या क्या उसकी स्पेशलिटी है कि वो इतने सारे कंपाउंड, मिलियंस कंपाउंड्स फॉर्म करता है, और डिफरेंट टर्म्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इन सब के बारे में हम एक सीरीज़ रखेंगे वीडियोस की, जिसमें हम इनको डिस्कस करेंगे। ये सीरीज़ हमें इस तरह से हेल्पफुल होगी कि जब हम अपने फर्दर टॉपिक्स में जाएं, जब और डीप में जाएं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें हर बार वो चीज़ वहाँ पे ना दोहरानी पड़े। तो आज की हम जो अपनी सीरीज़ है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर स्टार्ट करेंगे, और उसमें बेसिकली हम एक सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। तो ये सवाल आता है, हम सबके मन में आता होगा कि क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो वर्ड यूज़ किया जाता है, जो आज भी हम यूज़ कर रहे हैं, वो क्या हमने बाद में जब केमिस्ट्री इवॉल्व हो गई तब दिया, या ये बहुत पहले से जब केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हुई थी तभी से चला आ रहा था, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में उस टाइम के केमिस्ट जो थे बहुत पास्ट हिस्ट्री में, वो क्या सोचते थे। इन सब का एक हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हुए हम आएंगे कि हमारी धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे इवॉल्व हुई। तो जो पास्ट में बहुत पहले जो हम देखें, जब केमिकल कंपाउंड्स के बारे में लोगों की नॉलेज आना में शुरू हुए, मतलब जब स्टार्टिंग हुई केमिस्ट्री की, जब कंपाउंड्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब लर्निंग शुरू हुई, जब उनके बारे में पढ़ा लिखा जाने लगा, उस टाइम के केमिस्ट ये पाते थे कि जो कंपाउंड्स हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं, या तो वो अर्थ या माउंटेन या इस तरह की चीज़ों से आ रहे हैं जो कि लिविंग नहीं है, यानी नॉन लिविंग, और कुछ जो कंपाउंड्स थे वो आते थे लिविंग या ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म का मीन होता है जो लिविंग है, प्लांट और एनिमल। तो उन्होंने देखा कि प्लांट और एनिमल से कुछ कंपाउंड आ रहे हैं, और कुछ कंपाउंड जो हैं वो इनके अलावा अर्थ, रॉक, इस तरह की चीज़ों से आ रहे हैं जो नॉन लिविंग है। तो उस टाइम के केमिस्ट में एक बिलीव था, वो बिलीव ये था कि जो कंपाउंड्स एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, यानी प्लांट और एनिमल से, उनको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज यानी बनाया नहीं जा सकता लेबोरेटरी में, और उस तरह के कंपाउंड बनने के लिए एक फोर्स चाहिए, जो एक वाइटल चीज़ चाहिए। वो वाइटल फोर्स सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिज्म में ही, यानी लिविंग बीइंग में ही मिलती है। तो इस बिलीफ के बेस पे उन्होंने इस तरह के सब्सटेंसेस जो ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग बीइंग से मिलते थे, उसके लिए एक कंप्रिहेंसिव या कंबाइंड टर्म दे दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट मीन्स द कंपाउंड विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए ऑर्गेनिज्म और लिविंग बीइंग नोन एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो रिमेनिंग बचे उसको उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड कह दिया। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन हुआ केमिकल कंपाउंड्स का, जो आज तक चला आ रहा। तो हम जो ये बहुत मतलब स्टार्टिंग टाइम के जो केमिस्ट्स का बिलीव था, उसको पॉस्टुलेट कर लेते हैं कि वो बिलीव क्या था। अर्ली केमिस्ट regarded substances isolated from organism
प्लांट और एनिमल लिविंग as a different type of matter that could not be synthesized artificially and these substances were thus known as organic compound। तो अर्ली साइंटिस्ट ने इस तरह के सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक यानी लिविंग बींग से ऑर्गेनिज्म से मिलते थे उन्हें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कह दिया। और वो केमिस्ट्री यानी ये कैसे एक्सट्रैक्ट होते हैं, इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी रिएक्शन उनको उस टाइम इनके पता होंगे, वो सब चीज़ों को उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दे दिया। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया और इनकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा गया। तो रिमेनिंग इनऑर्गेनिक हो गए। जो ये फिनोमेना है जिसके बेस पे ये चीज़ मानी गई कि जो ये कंपाउंड है जो ऑर्गेनिज्म या लिविंग बींग से मिलते हैं, इनको सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। इसके पीछे उनकी एक बिलीफ था कि ये वो कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बन रहे हैं कि कोई उनके पीछे वाइटल फोर्स है जो कि सिर्फ लिविंग बींग्स या ऑर्गेनिज्म में ही अवेलेबल है। तो ये कंपाउंड बाहर नहीं बन सकते, उस वाइटल फोर्स की जरूरत हर हाल में पड़ेगी जो लिविंग बींग के बाहर एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए ये कंपाउंड सिंथेसाइज नहीं हो सकते। तो इस थ्योरी को या इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने नाम दिया वाइटलिज्म। तो जो वाइटलिज्म है उसके कारण ये बिलीव रहा कि ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते। तो इसको भी अगर आप पॉस्टुलेट करें, ऑर्गेनिक compounds were formed by a vital force present in only in living organisms this belief is known as vitalism। तो ये बिलीफ बहुत पावरफुल था और बहुत लंबे समय तक रहा। कब तक? जब तक 1828 में एक जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिच वूलर ने यूरिया जो एक कार्बोमाइड है उसकी फॉर्मेशन लैब में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को स्टार्टिंग मटेरियल लेते हुए की। तो वूलर ने क्या किया कि लैब में उन्होंने in 1828
सिंथेसाइज यूरिया कार्बामाइड है। आज हम जानते हैं ये एक कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन फ्रॉम पोटेशियम साइनेट एंड अमोनियम सल्फेट। तो पोटेशियम साइनाइड और अमोनियम सल्फेट दोनों ही इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। तो वूलर ने इन दोनों से स्टार्ट करते हुए यूरिया जो कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको आर्टिफिशियली लैब में सिंथेसाइज किया। इनिशियली वूलर ने अपनी इस अचीवमेंट का कोई भी ओनरशिप नहीं ली, उन्होंने रिफ्यूट नहीं किया था वाइटलिज्म की थ्योरी को। लेकिन लेटर ऑन जब और लोगों को ये पता लगा तो धीरे धीरे ये जो थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म थी वो डिसओन कर दी गई। तो डिसओनिंग जो है वाइटलिज्म की थ्योरी की वो स्टार्ट तभी से मानी जाती है जब वूलर ने यूरिया की आर्टिफिशियल सिंथेसिस लैब में कर ली। उसके बाद ये बात मानी जाने लगी कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो भी और दूसरे मैटर्स या सब्सटेंस की तरह हैं जो कि मैन्युफैक्चर हो सकते हैं लैब में, और वो उन्हीं रूल से गवर्न होते हैं जिनसे बाकी सब्सटेंसेस होते हैं। तो फिर अब हम देखेंगे इनके डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इवॉल्व हुई और कैसे उसका डेवलपमेंट आया। ये चीज चलती रही, लेकिन सबसे जो मेजर वो आया मतलब इस चीज को लेके वो इन लास्ट ऑफ 19th सेंचुरी। इसमें हुआ क्या, इसमें एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी बायर थी, उसने जिसे आज हम एस्प्रीन कहते हैं उसकी फॉर्मुलेशन लैबोरेटरी में करके उसकी सेल करना शुरू कर दी थी। तो उससे इसको बहुत एनहांसमेंट मिला, इसमें रिसर्च वगैरह बढ़ गई। बायर ए फार्मास्यूटिकल कंपनी मैन्युफैक्चर्ड एस्प्रिन। ये नाम हम लोग आज भी यूज करते हैं। ये एक ड्रग थी जो पेन किलर की तरह थी, इनिशियल हेडेक वगैरह में आज भी यूज की जाती है। ये बेसिकली एसिटल सैलिसिलिक एसिड थी। कॉमर्शियल लेवल पे इसके बाद बेसिकली हुआ यह कि ये जब मैन्युफैक्चरिंग हुई तो ये देखा गया कि जो ज्यादातर मेडिसिन है, जो ज्यादातर हमें फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, वो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो उनके ऊपर रिसर्च बढ़ने लगी, उनके ऊपर वर्क होने लगा, और जब उनके ऊपर वर्क हुआ तो ऑन द होल एज ए होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर वर्क हुआ। क्योंकि जब हमें कोई कंपाउंड चाहिए तो उसकी सिंथेसिस कैसे होगी, वो दूसरे से कैसे बनेगा, तो रिएक्शन मैकेनिज्म, उनके
आइसोमेरिज्म, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें थी उन सबके ऊपर वर्क होने लगा, और उस वर्क की वजह से धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एवोल्यूशन और उसका एनहांसमेंट शुरू हो गया। तो एक स्टेज ऐसी पहुंच गई जहां पे इवॉल्व होके हमने ये पा लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नेचुरल और सिंथेटिक, दोनों है। और ये कुछ चीजों को इन्होंने एक्सक्लूड किया, एक्सक्लूडिंग चीजें क्या एक्सक्लूड की उन्होंने, कार्बोनेट्स, CO3, साइनाइड, साइनाइड एंड सिंपल ऑक्साइड ऑफ कार्बन। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इनको एक्सक्लूड कर दिया गया। ये चीजें आज भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी फील्ड बन के आई जिसमें मल्टीपल मिलियंस और मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं, उनके क्लासिफिकेशन के मेथड्स हैं, उनके टाइप्स हैं, उनके मैकेनिज्म्स हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म, उनकी प्रॉपर्टीज हैं। वो सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो इंटीग्रल पार्ट है, जिसके बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोचा भी नहीं जा सकता, वो कार्बन है। बिना कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनेगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड बी कंटेन कार्बन, कार्बन के बिना नहीं बनेगा। लेकिन अभी भी अनफॉर्चुनेट ये है कि जो हम आज तक टिल डेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई सिंपल और कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन आज तक केमिस्ट्री, जो केमिस्ट कम्युनिटी है, वो इसकी आज तक नहीं निकाल पाई है। दैट मीन्स कि आज भी अगर हम कहें कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की या कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ डिफाइनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, आज तक इस पे केमिस्ट कम्युनिटी एक नहीं हो पाई है और वो डेफिनेशन नहीं आ पाई है। क्योंकि अगर कार्बन को लिया जाए तो कार्बोनेट वगैरह को इनऑर्गेनिक में नहीं पढ़ना चाहिए, यहाँ पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करेंगे। अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कार्बन में ऐसी क्या खासियत है, वाई कार्बन इज सो स्पेशल टू मेक सो मच नंबर ऑफ, मतलब ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड। इसको हम अगले चैप्टर में डील करेंगे, अगले सेशन में डील करेंगे, और फिर लेटर ऑन फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इन सबको डील करते हुए जो टर्म्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टर्म्स, उनको डील करते हुए अपने इस सेशन को एंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव ए नाइस डे।